नमस्कार। आज सुबह जब मैंने अखबार पढ़ी तो समझ लीजिए खुशी की लहर छा गई, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने आज उद्घाटन किया है। सेवा तीर्थ पीएमओ का उद्घाटन हुआ है। सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन, और आपको मालूम है पहले कर्तव्य पथ तय हुआ था। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। पर मैं पिछले 11 साल में जो प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कौन से कर्तव्यों का इन्होंने पालन किया। एक इमारत बनाने दी, बड़ी अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, बनानी चाहिए। बरगद आपको मालूम है कि सत्य में विजय थे, हम सब सुनते हैं सत्य में विजय थे। तो यहाँ तो असत्य का ही विजय होता रहा पिछले 11 साल में। फिर हम सुनते रहे हैं आत्मनिर्भर, अब लग रहा है कि ट्रंप पे निर्भर। तो ये इमारतें बड़ी अच्छी हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि अब देखिए वो राजा महाराजाओं के टाइम राजा फैसला करता था, यहाँ तो प्रजा फैसला करती है। आप देख ही रहे हो पार्लियामेंट कैसे फैसले कर रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन को बोलने नहीं देते। ये प्रजा है ना, प्रजा तय करती है। तो मुझे तो लगता है कि जैसे महाराजा फरमान देते थे, वैसे ही यहाँ फरमान चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे देश का सुधार नहीं होने वाला, देश की जनता का सुधार नहीं होने वाला। हजारों बच्चे दिल्ली में कहीं और प्रदूषण से पीड़ित हैं। बच्चों को अस्थमा हो रहा है। चर्चा हुई पार्लियामेंट में। ये किसका कर्तव्य है? कौन से भारत की बात कर रहे हैं? नागपुर में पानी पीने के बाद लोगों की मृत्यु हो गई। मणिपुर में सालों साल बलात्कार हुए, जल रहा था मणिपुर। किसका कर्तव्य था सुधारने का स्थिति को? कौन यहां पिछले 11 साल में राज कर रहा है? असलियत तो यह है, इनको चुनाव तो जीतने आते हैं, लेकिन राज नहीं करना आता। लोकतंत्र की बात तो करते हैं, लेकिन लोकतंत्र को कुचलते हैं। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। रुपया का दाम 63 से होकर आज देखो कितना हो गया, 90 के ऊपर। और सबसे चौंकाने वाली बात है, मैं आपको सच बात बताऊं, मेरे बड़ा दुख हुआ आज। शायद जनता को मालूम भी नहीं। मैं आपको एक पढ़ने लगा हूं, प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट। बहुत ही गंभीर बात है, ये नोट कीजिए आप। देयर इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066। This is a statement by the United States of America on the 6th of February 2026. And just note, there is an executive order 14066. ये executive order क्या कहता है कि ये जो रशियन फेडरेशन है, यहाँ से कई चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। हिंदुस्तान इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, हम ही नहीं करते, कई और देश भी करते थे। तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहता है कि इस इंपोर्ट को हमें बंद करना होगा। एक तो ये ऑर्डर है, और दूसरा ऑर्डर है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14329।
इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हम पे 25% की पेनल्टी लगाई थी। 25% का टैरिफ आपको याद होगा और 25% की पेनल्टी। बट 25% की जो पेनल्टी है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14066 और 14329 से जुड़ी हुई है कि अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया से तेल खरीदोगे तो हम आपके दोबारा 25% की पेनल्टी लगा देंगे। अब इन्होंने कहा है कि हम वो छूट दे रहे हैं हिंदुस्तान को, वो राहत दे रहे हैं 25% की पेनल्टी, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदना बंद कर देगा। लेकिन ये चौंकाने वाली बात नहीं है, ये तो हमें पहले भी मालूम था। लेकिन इसमें जो ऑर्डर में लिखा है वो आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। They say, I have determined, that is Donald Trump has determined. I have determined that India has taken significant steps to address the national emergency described in Executive Order 14066, जिसका मैंने वर्णन किया, and to align sufficiently with the United States on national security, foreign policy and economic matters. मतलब कि हमारी विदेश नीति यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन होगी, हमारी नेशनल सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन रहेगी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज यूनाइटेड स्टेट्स से अलाइन रहेगी। ये ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से स्टेटमेंट दिया, इसीलिए हम 25% पेनल्टी छूट दे रहे हैं। ये लिखा है इसमें। तो मैं प्रधानमंत्री जी से और इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने क्यों ये किया, आपने क्यों ये बात मानी? आप तो कह रहे हो कि जब हिंदुस्तान की जो निर्णय होंगे वो इंडिपेंडेंट निर्णय होंगे, लेकिन ट्रंप तो आपको बोल रहा है कि आपकी इकोनॉमिक मैटर्स में, नेशनल सिक्योरिटी मैटर्स में और फॉरेन पॉलिसी में आपकी पॉलिसीज हमारे साथ अलाइंड रहेंगी। ये हमने निर्णय किया, तभी तो फ्रेमवर्क बनाया ना इंटरिम अरेंजमेंट का। तो मोदी जी किस कर्तव्य की बात कर रहे हो आप? किस सेवा तीर्थ की बात कर रहे हो? किसकी सेवा करना चाहते हैं आप लोग? हिंदुस्तान के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकार किसी के कहने पे हमारी विदेश नीति किसी और देश के साथ अलाइन रहेगी। कभी हुआ है? पंडित नेहरू ने किया, शास्त्री जी ने किया, चरण सिंह ने किया, देवगौड़ा ने किया, गुजराल ने किया, नरसिम्हा जी ने किया, राजीव गांधी ने किया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, मनमोहन सिंह ने किया। नहीं किया ना? तो किस कर्तव्य की बात करते हो आप? किसका उद्घाटन कर रहे हो आप? कर्तव्य भवन का, और यह आपका कर्तव्य। मैं तो हैरान रह गया, और कोई जवाब नहीं, कोई पार्लियामेंट में स्टेटमेंट नहीं इसके बारे में। पीयूष जी आकर कहते हैं, कॉमर्स मिनिस्टर आके कहते हैं कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो कंप्लीटली सिक्योर है। सिक्योर कैसे है? सोयाबीन ऑयल हम उनसे इंपोर्ट करेंगे, सिलेक्टेड वेजिटेबल्स इंपोर्ट करेंगे, सेब एप्पल्स इंपोर्ट करेंगे, फ्रूट इंपोर्ट करेंगे, ट्री नट्स इंपोर्ट करेंगे। तो होगा क्या? और जो चारा है, एथेनॉल से बनता जो चारा है जिसको डीडीजी कहते हैं, वो इंपोर्ट होगा। तो चारा वो देंगे,
नट्स वो देंगे, फ्रूट वो देंगे, और हमारे व्यापार का क्या होगा? हिमाचल में जो 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 हॉर्टिकल्चर है, हिंदुस्तान में जो हॉर्टिकल्चर है, एप्पल का उत्पादन है, उनका क्या होगा? यही तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। हमारी लगभग सारी रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है, वही तो सारी एम्प्लॉयमेंट है ना। तो अगर ये उत्पादन ही बाहर से आने वाला होगा तो इन लोगों को क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ेगी। ये तो मतलब कि एक दिखावे की बात है। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इस सरकार ने हमारी सॉवरेनिटी को खतरे में डाल दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ, और कोई चर्चा नहीं, इस पे कोई चर्चा नहीं। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो स्टेटमेंट दिया एक प्रधानमंत्री जी ने, बड़ी एक क्रिप्टिक सी छोटी सी स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में भी बता देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने एक छोटा सा बयान दिया है जिसमें उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सब ठीक है। अच्छा, साथ साथ में ये भी एक बात हुई है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो आपके टैरिफ बैरियर, तो जो टैरिफ है वो तो आप देखिए 50% था टोटल, पहले 25% पेनल्टी थी, वो ख़त्म हो गई। 25% जो टैरिफ था वो 18% हो गया। और उनकी जो वस्तुएं आएंगी, जो मैंने आपको उदाहरण दिया है जिनका, वो 0 पे होगा। तो फायदा किसको हुआ? फायदा किसको हुआ? अमेरिका को। और कपास है वो फ्री दे रहे हैं, 0 इंपोर्ट ड्यूटी बांग्लादेश को। अब पीयूष जी ने कहा कि हमारा भी ऐसे होने वाला है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। अभी तो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ही है, अभी तो मालूम ही नहीं कि इस असलियत में होने क्या वाला है, क्योंकि बारीकी में तो कोई गया नहीं ना। अभी तो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ ही नहीं, ये तो फ्रेमवर्क इंटरिम अरेंजमेंट है। तो नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, वो नॉन टैरिफ बैरियर मतलब कि अगर आप इतने सेब आप इससे ज़्यादा नहीं इंपोर्ट कर सकते, तो वो एक क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन हो गई ना। तो वो भी बैरियर हट जाएंगे, बिकॉज दीज आर कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर्स, वो भी हट जाएंगे। They say that the United States and India will address non-tariff barriers that affect bilateral trade. India agrees to address long-standing barriers to the trade in the US. Medical devices, सारी मेडिकल डिवाइसेस आपसे बाहर से आएंगी। एज इट इज हम यहाँ कुछ नहीं मेंशन करते। देखिए, जो आत्मनिर्भरता हुई है ना, वो पंडित नेहरू जी की वजह से हुई। इसरो बना, DRDO बना, जो सैटेलाइट लॉन्च हो रहे हैं किन की वजह से? उनकी विजन से। इन्होंने क्या बनाया? कर्तव्य भवन, सेवा तीर्थ, कर्तव्य पथ। मत सड़कों से काम थोड़ी ना होता है, नाम बदलने से काम थोड़ी ना होता है। मानसिक सोच बदलो, सेवा करो देश की। ऐसे नहीं हो कि महुआ मोहतरा के खिलाफ आप एक फेक व्हाट्सएप मैसेजेस जरा चला दो, और आपके जो खास लोग हैं फोन करें पुलिस को, कोई जांच नहीं। फेक मैसेजेस भेजना, झूठ पे झूठ बोलना। मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, ये आदत है, इन लोगों की आदत है। अच्छा, फिर communication technology, that is information and community, called ICT goods, they will come. No non-tariff barriers. And ये 6 महीने तक इन्फोर्स रहेंगे, और जो स्टैंडर्ड होंगे ये US स्टैंडर्ड होंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होंगे। हम उस पर कोई बाधा नहीं डाल सकते, हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टैंडर्ड हमें पसंद नहीं है।
और ये कहते थे कि एग्रीकल्चर हम ओपन नहीं करेंगे, मतलब कृषि के क्षेत्र में हम अपनी इकोनॉमी ओपन नहीं करेंगे, उन्होंने कर दी। किसान का क्या होगा? तभी तो ट्रेड यूनियन और किसान पहली बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, भारत बंद। तो मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस सरकार से आग्रह करता हूं कि देश कहीं देश मतलब कि हम सबसे बड़ा है, देश है तो हम हैं। देश किसी के अधीन हो जाए तो हम भी अधीन हो जाएंगे। हम नहीं चाहते कि अंग्रेज़ों जैसे हम किसी और देश के अधीन हो जाएं। अब सोचिए इसका प्रभाव क्या होगा। इस स्टेटमेंट में लिखा है, और ये गलत एक अफवाह चल रही है मीडिया में कि हम $500 बिलियन की ट्रेड 5 साल में करेंगे। ये गलत है। हम $500 बिलियन के चीज़ें खरीदेंगे अमेरिका से, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे। ये ट्रेड की बात नहीं हो रही, ये परचेस की बात हो रही है। जैसे डिफेंस में हम उनसे खरीदेंगे, वो $500 बिलियन होगा अगले 5 साल में। पहले कहा था हम खरीदेंगे, अब उस पर आ गया कि इंटेंट टू का मतलब है कि वी इंटेंड टू परचेस, कि हम चाहते हैं कि हम आपसे, और वो चाहते हैं कि हम उनसे उनकी $500 बिलियन की डिफेंस इक्विपमेंट और बाकी जो भी है खरीदो एयरक्राफ्ट वटेवर खरीदेंगे। क्या हम मतलब कि हमारे पास इतनी लागत है हमारे पास खरीदने की? 4%, 4.3% तो हमारा डेफिसिट है। कहाँ से खरीदेंगे हम? हिंदुस्तान बहुत महान देश है और हम इसकी रक्षा करेंगे, और जो खिलवाड़ हो रहा है ना, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आवाज़ उठाएंगे और हम मोदी जी से कहेंगे कि चलिए आप लाल आंख मत दिखाइए, लेकिन बोल तो दीजिए पार्लियामेंट में, आगे कुछ कह दीजिए, हमें समझा दीजिए कि ये हमारे लिए अच्छा है और कैसे अच्छा है। क्योंकि अब तो आत्मनिर्भर की भारत की बात ही ख़त्म हो गई, क्योंकि सब चीज़ तो बाहर से आएगी अब। और मैं आपको और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैंने कुछ इसमें एग्रीमेंट देखे हैं मलेशिया के साथ। मलेशिया के साथ भी एग्रीमेंट हुआ है, और उसकी बारीकी में जाओ तो आपको लगेगा कि मलेशिया ने भी वही किया है जो हम प्रोबेबली करने जा रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी वाकई में देश की सेवा करें, तीरथ समझ के, और कर्तव्य निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। People want in English, Sanjay, for South Indian media. Sir, the way the agriculture minister and Mr. Piyush Goyal have come out and really defended and also tried to explain in the sense that why Indians, particularly farmers and also members of the fisher folk community, are not at a loss, and there is a major confusion in terms of people being portrayed that they will heavily lose out if this deal really happens and entirely goes through. What are your thoughts on They would heavily lose out, but they said that we will not allow agricultural products to come into India. They said so, remember? They've been making public statements. Why have they allowed? They are talking about, see what they are talking about, I'll tell you. That DDG is the feed that comes out of ethanol, right? And that feed can be given to fish and it's given to cattle. So therefore they are saying that will become cheap. That is correct. We don't dispute any of that. But that is what is the, what is it called, genetic. That is the genetic food that comes, right? That's what it is. The end product of soya is genetics. And that's what they're going to feed. But that doesn't take away from the fact that apples will come.
See, we don't need to import rice from America. America imports rice from us. And you know very well that as far as wheat is concerned, the Food Corporation of India is, is already overflowing. Its godowns are overflowing with wheat. We don't need any of that. We need to export meat. In fact, that is hurting the farmers because we don't allow them to export meat. So on the one hand, you are hurting farmers. Therefore, we don't need wheat from the US. We don't need rice from the US. So what is the US giving us? They are giving us what? We have to buy aircrafts. We have to buy defense equipment. And let me tell you another thing. You talk about security of India, okay? Let me just give you one fact, which people probably are not aware of. We all know, and that is part of the official records of this country, that this country needs 42 air squadrons to defend itself. 42 air squadrons. How many do we have? 26. 26. Which means we are short by 16 squadrons. Right? What have they done in the last 11 years? Even this morning, I found out that they were purchasing now Rafales in huge quantities, right? So what were they doing for 11 years? And what is Rafale? It's a second 2.5 generation aircraft. What does Pakistan have? It will have J-35 from the Chinese, which is a 5th generation aircraft. Even the Russians have not given us the 5th generation aircraft. And I doubt very much that the Americans will do. Do you feel this is a loss-making and an anti-India deal which we have? No. This is exactly opposite to the kartavya, to the duty that the Prime Minister is talking about, duty towards the nation. And I told you, I read to you those. That's very interesting, and I'll repeat it again in English because that's important for you. I talked about 2 executive orders. That is 14066 and 14329. Now the 14066 executive order deals with Russia and the export of Russia oil. And that is to be prevented because the Americans have been saying you are buying oil from there, you are refining it, you are selling it, and that is giving money to the Russians and they are then financing the Ukraine war. This is the argument, right or wrong. I don't personally agree with that argument, but that's the argument they have made. And we have accepted it. Why should we accept it? Is it not in our interest to buy oil from wherever we want to buy? Why should we buy Venezuela oil? It is the worst kind of oil. Now, under this or Executive Order 1466, he says that the United States is clear that we are now following the diktat of the United States. And therefore, the 25% penalty which was imposed has been taken away. That's the 14329 executive order, right? Now, what does it further say? I have determined, that is Donald Trump has determined, that India has taken significant steps to address the national emergency described in the Executive Order 14066 and to align sufficiently with the United States on national security, foreign policy, and economic matters. So our foreign policy, our economic matters, our national security will now be aligned to the United States of America as a matter of policy. Why should we accept that? Why should the government of India accept that? Why should the foreign minister not make it clear? Why is the foreign minister always passing the buck to the commerce minister and the commerce minister passing the buck to the foreign minister? And the minister for oil is not speaking. The person who should speak and tell parliament is the minister for oil. No. He has not spoken. And the other people are just footballing the issue towards each other. And each of them saying, I don't know, you ask the other. So what's happening to my country? This is going to be done. I mean, all the great visionary things that Pandit Jawaharlal Nehru did. I mean, we wanted a strong industrial base for our own country. That's how public sector was invested in. That's how public sector came up, because there was no private sector investment available at that point in time, because there was no real private industry available. So we built an industrial base. We brought the green revolution.
We became self-sufficiently in food grains. Right? We built the IITs. What is that done? Kartavya Bhavan is built. Seva Tirath is built. Kartavya Path is built. What has he built? He's inaugurated all the projects that were started by other governments. That's what he has done. Is this fair to my country? Is it fair to the people of India? So lastly, it's very ironic that while PM Modi and his entire cabinet had been pressing and repeatedly stating Make in India should be priority, but this is an absolute irony because The only make in India is the unique way in which elections are held and won. That is the make in India. Right? What is the make in India? I want to know. Telecom equipment not made in India. Mobile phones assembled in India, not made in India. Right? What is made in India are our satellite, vision of Pandit Nehru. DRDO, vision of Pandit Nehru. Atomic energy, vision of Pandit Nehru. Deal with the US, a nuclear deal, vision of Dr. Manmohan Singh. What is their vision? Kartavya. Kartavya of what? Apna. Satta paane ka kartavya. That is the Kartavya Path. Thank you.